हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इस टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पहले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से और उसके बाद लगाएंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो विज्ञान शिक्षण फर्स्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स जिनका है, तो दोस्तों आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में भी जो दोस्तों सिलेबस है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का ही आधा पार्ट है। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, सारी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ भी इसी में इंक्लूडेड हैं, मैथमेटिक्स में ही पूछी जाती हैं। दृश्य से सामग्रियाँ भी दोस्तों पूछी जाएंगी आपसे, जो शिक्षण में यूज होने वाली सामग्रियाँ हैं। और दोस्तों उद्देश्य, प्राय उद्देश्य, ज्ञानात्मक, ब्लूम, सारी चीज़ें ये गणित में ही पूछी जाएंगी। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेते हैं तो आप का मैथ भी दोस्तों हो जाएगा। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की जो मैंने वीडियो बनाई है आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उनको जाके देखें। और दोस्तों मैं वीडियो में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको एक बार देख लें। अभी दोस्तों देखते हैं पहली यूनिट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं गणित में। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि गणित का कोई भी ऐसा सिद्धांत आए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों एवं प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, या गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो दोस्तों कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट गणित से रिलेटेड आता है तो आपको सीधा लगवा देना है हांगवेन। ज़्यादातर जो स्टेटमेंट है गणित के वो जो मनोवैज्ञानिक है हांगवेन ने दिए हैं। तो हांगवेन के दो स्टेटमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे दोस्तों। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करता है और गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो ये हांगवेन के कथन है, दोनों आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ ऐसे गणितज्ञ, आधुनिक वर्तमान काल के जो गणितज्ञ हैं दोस्तों आपको याद रखने हैं। श्री रामानुजन, नरसिंह वासुदेव शास्त्री जी, सुधाकर द्विवेदी, और उत्तर मध्यकाल की बात करें तो भास्कराचार्य और नीलकंठ, और दोस्तों नारायण पंडित। और दोस्तों इस वीडियो को आप देखने के बाद एक बार एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे। इसी वीडियो में मैंने कुछ डाले हैं। अगर आपको यूनिट वाइज भी एमसीक्यू लगाने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यूनिट 1 के, यूनिट 2 के सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसकी वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ की, तो वो भी आप लगा लेना दोस्तों। अभी दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। जो नारद पुराण है किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और गणित सार संग्रह श्री महावीराचार्य का है। दोस्तों ये लीलावती राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, आपको याद रखना है। लीलावती आपसे पूछा जा सकता है। लीलावती के जो लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय हैं। आर्यभट्ट पुस्तक भी पूछी गई थी, तो आर्यभट्ट पुस्तक दोस्तों 499 ईस्वी में बनी है। दोस्तों गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नारद पुराण का, गणित सार संग्रह, आर्यभट्ट पुस्तक, लीलावती, और गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यूनिट 2 का बात करें तो उद्देश्य को आपको याद रखना है। उद्देश्य क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। उद्देश्य दोस्तों किससे बना है? तो उत और दिशा से बना है। उत का और इसका उद्देश्य की बात करें तो उत का ये होता है दोस्तों उच्च दिशा दिखाना। उद्देश्य का मतलब उच्च दिशा दिखाना से है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता है उद्देश्य के प्रकार, तो आपको बताने हैं उद्देश्य के प्रकार 2 हैं। अगर आपसे पूछता है कि उद्देश्य के पक्ष दोस्तों, तो 3 पक्ष हैं जो ब्लूम द्वारा दिए गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों तीनों आपको याद रखने हैं। पक्ष पूछ ले तो 3 बताने हैं और प्रकार पूछ लेता है तो 2 प्रकार बताने हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो उद्देश्य और प्राय उद्देश्यों में बेसिकली अंतर क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। जो उद्देश्य होते हैं, किसी विषय के उद्देश्य को निर्धारित करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र, समाज, रीति रिवाज, परंपराएं एवं विषय की प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों किसी चीज़ का आपको उद्देश्य, किसी भी चीज़ का उद्देश्य निर्धारित करोगे तो सबसे पहले आपको राष्ट्र को, समाज को, रीति रिवाज को, सबको इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी, सबके कहने से चलना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन प्राय उद्देश्य क्या होते हैं? प्राय उद्देश्य दोस्तों ये होते हैं कि किसी विषय के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ भी संबंधित प्राय उद्देश्य होते हैं। मतलब दोस्तों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राय उद्देश्यों का यूज होता है। मतलब किसी उद्देश्य को आप एम मान सकते हैं और प्राय उद्देश्यों को छोटी छोटी कड़ियाँ मान सकते हैं उस एम तक पहुंचने के लिए। तो प्राय उद्देश्य बेसिकली उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य होते हैं, छोटे छोटे प्राय उद्देश्य कहलाते हैं। दोस्तों एक ये भी दे रखा है मैंने नीचे डेफिनेशन, पाठ से संबंधित प्राय उद्देश्य उद्देश्य कहलाते हैं। और दोस्तों यह एक माध्यम है जिससे उद्देश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको याद समझ में आ गया होगा उद्देश्य और प्राय उद्देश्यों में अंतर क्या है। जो प्राय उद्देश्य होते हैं इनके माध्यम से ही उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो प्राय उद्देश्य छोटे छोटे माध्यम है। अब आपको ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, मैं आपको बता दूं ये जो उद्देश्य होते हैं व्यापक और असीमित होते हैं, आपको याद रखना है। और जो प्राय उद्देश्य होते हैं वो संकुचित और सीमित होते हैं। ठीक है दोस्तों।
और आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पॉइंट बता देता हूँ, जो उद्देश्य होते हैं उनका मापन नहीं किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, इनको मापा नहीं जाता है उद्देश्यों को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इसके पक्षों के बारे में। तो दोस्तों 3 पक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष दोस्तों 1956 में आया, ब्लूम ने दिया है, आपको याद रखना है। और ये जो कर्थवाल ने दिया है, आपको इसको भी याद रखना है, 1964 में आया। और क्रियात्मक पक्ष को 1969 में सिम्पसन ने दिया है, आदत निर्माण में सहायक होता है। क्रियात्मक पक्ष आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब आता है चौथी यूनिट में दोस्तों, क्या आएगा आपके लिए, गणित के अधिगम के संसाधन या सामग्री आएंगी। तो दोस्तों सीधी सी आपको याद रखना है, जो सुनना होता है वो 10% ही कारगर होता है किस चीज़ शिक्षण के लिए, और देखना 50% कारगर होता है, और लेकिन देखना और सुनना 90% अधिगम में कारगर होता है। तो दोस्तों 90% आपको याद रखना है, देखना सुनना सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है किसी चीज़ को सीखने की। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दी गई दोस्तों 1964 से 66 में। प्रतिभाशाली मंदबुद्धि दोनों के लिए आवश्यक होती हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दृश्य श्रव्य सामग्रियों के बारे में। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सी सामग्रियाँ होती हैं, आपसे पूछी जाएंगी, डेफिनेटली आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये दृश्य सामग्रियाँ तो बहुत बार पूछी जाती हैं, इनको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। तो श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं दोस्तों रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। जो सुनने वाली सामग्रियाँ होती हैं ऑडियोबल होती हैं। दृश्य सामग्रियाँ होती हैं श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया, चित्र हो गया, फैनल बोर्ड हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है फैनल बोर्ड, आपको याद रखना है, ये दृश्य सामग्री में आता है। फिल्म पट्टिकाएँ हो गई, स्लाइड्स हो गए, रेखा चित्र, ग्राफ, जादू की लैंटेन, ये हो गए दोस्तों। अब आता है दृश्य श्रव्य सामग्रियों की बात करें तो कच्चा कच्ची फिल्म, औद्योगिक फिल्म, एनिमेशन, विद्यालय द्वारा निर्मित फिल्म, संचार संबंधी फिल्म, कोई भी फिल्म आ जाएगी वो दृश्य श्रव्य सामग्री में आएगी। और दूरदर्शन दोस्तों ये भी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, सुनना और देखना दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। निम्नलिखित गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। हांगवेन के अनुसार, हांगवेन की दोस्तों आ रहा है गणित से रिलेटेड सारी जो भी कथन है वो हांगवेन के, आपको याद रखना है। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है सांस्कृतिक मूल्य से। निम्नलिखित में से गणितज्ञ ने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है? दोस्तों किसने माना है? ये फ्रोबेल ने माना है। गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है? तो दोस्तों आगमन विधि सूत्रों की स्थापना के लिए है, लेकिन सूत्रों के उपयोग के लिए निगमन विधि, आपको याद रखना है। सूत्रों की स्थापना के लिए आगमन विधि और सूत्रों के उपयोग के लिए निगमन विधि। भारतीय अंकगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ये है वात्साली हस्तग्रंथ। पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट प्रथम ने किया है। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी आगमन विधि। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों भी हो जाएगा भास्कराचार्य द्वितीय। व्यवहारिक गणित का भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। गणित की किसी संरचना के अंतर्गत हम लोग व गुणा तथा सामान्यीकरण आदि सक्रियाओं का अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीजगणितीय संरचना। गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषताएं हैं? तो मूर्त विषय। निम्नलिखित में गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है आर्यभट्ट प्रथम। हांगवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। दोस्तों ये दोबारा से वही पीडीएफ दोबारा लग गई है। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना। उद्देश्य किसके योग से बना है? तो दोस्तों उद्देश्य बना है उत और दिशा से, दोनों से। उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? दोस्तों बी हो जाएगा क्रमबद्ध रूप में होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा रॉबर्ट मेगर को। ज्ञानात्मक पक्ष में प्राय उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया? तो दोस्तों इसका आंसर है 1954 में। 54 नहीं होगा दोस्तों, 1956 होगा, यहाँ पर करेक्शन है 1956 आंसर। भावात्मक उद्देश्यों के संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रशंसा। क्रियात्मक प्राय उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1969। प्राय उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, ये कथन गलत है। उद्देश्य के स्रोत हैं? तो दोस्तों उद्देश्य के स्रोत उपरोक्त सभी हैं। प्राय उद्देश्यों का क्षेत्र होता है? तो दोस्तों कैसा होता है? संकुचित होता है। उद्देश्यों का क्षेत्र होता है? तो उद्देश्यों का क्षेत्र दोस्तों व्यापक होता है, आपको याद होना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं।
तथा उन्हें पुनर्बलन प्रदान करती हैं। तो दोस्तों ये बर्टन का कथन है, आपको याद रखना है। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो दोस्तों ये है चॉक एंड टॉक पर रहता है। निम्न में से श्यामपट्ट का प्रयोग गणित के किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षित प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा, शंकु दोस्तों आपको पहले ही बताया था मैंने, एडगर डेल ने माना था। श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 3 भागों में। शिक्षक के मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बी, श्यामपट्ट को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछे गए हैं। जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है उसमें भी। ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा मौखिक शब्दों में समझने में सहायक सिद्ध होती हैं, श्रव्य द्रव्य सामग्री कहलाती हैं। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये डेंट का कथन है। निम्न में दृश्य सामग्री नहीं है, तो दोस्तों दृश्य सामग्री ग्रामोफोन एक ऑडियोबल है। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है ग्रामोफोन दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, ये सुनने वाला है। मूल्यांकन कितने सौंपन है? तो मूल्यांकन के दोस्तों 5 सौंपन है, आपको याद रखनी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये गुड्स का कथन है। किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है मूल्यांकन द्वारा। निम्न में से मूल्यांकन उद्देश्य हैं, तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से मूल्यांकन प्रविधि है, तो प्रविधि दोस्तों उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कोठारी आयोग का कथन है। ज्यामिति का संबंध है, तो ज्यामिति का संबंध दोस्तों मापन से है। रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के माप करने के उपयोगी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों को मापन करने में उपयोगी है? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के हैं। निम्न में से कौन सा निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका केंद्र शिक्षक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके यूनिट वाइज भी MCQ लगा लें। थैंक यू।